वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम ले रहे हैं सैमुअलसन का व्यापार चक्र मॉडल, सैमुअलसन्स ट्रेड साइकिल मॉडल। प्रोफेसर सैमुअलसन कहते हैं कि व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण है गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। वे ये मानते हैं कि वर्तमान समय में जो उपभोग है वह पिछली अवधि की आय पर निर्भर करता है, यानी कि वर्तमान उपभोग एक अवधि पूर्व आय का फलन है। यानी कि इक्वेशन के रूप में लिखें तो CT इज फंक्शन ऑफ ब्रैकेट YT-1, यानी कि CT का मतलब है कंजम्पशन इन T पीरियड, जो कि फलन है F, यानी फलन है किसका, T-1 की अवधि जो है उस आय का, यानी कि CT YT-1 अवधि का फलन है, यानी कि T-1 अवधि में जो आय है उस पर निर्भर करता है T अवधि का कंजम्पशन। CT इज द फंक्शन ऑफ YT-1। इसी प्रकार वर्तमान चालू निवेश वर्तमान उपभोग तथा एक अवधि पूर्व के उपभोग के अंतर का फलन है, यानी कि IT इज फंक्शन ऑफ CT माइनस CT-1, यानी कि IT यानी कि T अवधि में निवेश फंक्शन है, CT यानी कि T अवधि का उपभोग जिसमें से हम घटा रहे हैं T-1 अवधि का उपभोग, यानी कि T अवधि के उपभोग में से T-1 अवधि के उपभोग को घटाने से जो अंतर प्राप्त होता है उसी पर IT डिपेंड करता है। इसमें त्रिक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में वर्तमान आय को वर्तमान उपभोग यानी कि CT, वर्तमान निवेश यानी कि IT तथा वर्तमान सरकारी व्यय GT का जोड़ बताया गया है, जिसको हम इक्वेशन में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे YT इज इक्वल टू CT प्लस IT प्लस GT। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि CT बराबर है BYT-1, जहाँ B का मतलब है MPC का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम डेल्टा C/डेल्टा Y के रूप में जानते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और YT-1 का मतलब है कि T-1 की जो अवधि है उसमें आय कितनी है, यानी कि T-1 अवधि की आय का B पार्ट वो है CT के बराबर। दूसरा है IT, और IT बराबर है साइन ऑफ एक्सीलरेटर ब्रैकेट CT माइनस CT-1, यानी कि जिसमें जो V है वह त्वरक का मूल्य बताता है, CT T अवधि का उपभोग माइनस T-1 अवधि का उपभोग, और GT इज इक्वल टू GT जो कि सरकारी निवेश को बताता है, और यह आय निरपेक्ष माना गया है। अब ये जो हमने तीनों वैल्यूज़ हमने जो है बताई हैं CT की, IT की और GT की, अगर इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दें, उसमें हम इन मूल्यों को रख दें, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है इस तरह। YT बराबर CT की जगह हम लिख सकते हैं BYT-1 प्लस IT की जगह हम लिख सकते हैं V ब्रैकेट में CT माइनस CT-1 प्लस GT। ये इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि CT बराबर BYT-1 है तो हम
सी टी की जगह बी वाई टी माइनस वन भी इक्वेशन 2 में लिख सकते हैं। और जब हम इसको पुटअप करते हैं इक्वेशन 2 है तो हमारी इक्वेशन बन जाती है वाई टी इज इक्वल टू बी वाई टी माइनस वन प्लस वी सी टी की जगह हम लिख रहे हैं बी वाई टी माइनस वन माइनस सी टी माइनस वन की जगह हम लिख रहे हैं बी वाई टी माइनस टू ब्रैकेट क्लोज प्लस जी टी, यानी कि वाई टी इज इक्वल टू बी वाई टी माइनस वन प्लस, चूँकि दोनों में बी है अतः बी यहाँ पे कॉमन आ जाता है तो बी हम बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा बी विन ब्रैकेट में वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस टू ब्रैकेट क्लोज प्लस जी टी। ये हमें इक्वेशन 3 जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम इक्वेशन के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लेते हैं सैमुअलसन जो अपने व्यापार चक्र मॉडल में 5 प्रकार के चक्रीय उतार चढ़ावों की व्याख्या करते हैं, वो निम्न तालिका से स्पष्ट होते हैं। सैमुअलसन के व्यापार चक्र मॉडल का जो सारांश है इस तालिका में बताया गया है, जिसमें 3 कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में स्थिति ली गई है, दूसरे कॉलम में बी तथा वी का मूल्य लिया गया है और तीसरे कॉलम में चक्र की प्रकृति को लिया गया है। अब पहली स्थिति जिसमें बी बराबर 0.5 है और वी यानी कि त्वरक का मूल्य 0 है, ऐसी स्थिति में चक्रहीन पथ प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में b बराबर 0.5 और v बराबर 1 है तो परिबंधित डैम उतार चढ़ाव मिलते हैं। तीसरी स्थिति में b बराबर 0.5 और v बराबर 2 है तो स्थिर विस्तार के साथ उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में प्राप्त होते हैं। और चौथी स्थिति में b बराबर 0.6 और v बराबर 2 है तो विस्फोटात्मक चक्र की उपस्थिति होती है। और पांचवी स्थिति जिसमें b 0.8 है और v बढ़ा हुआ है जो कि 4 के बराबर है तो यह चक्रहीन विस्फोटात्मक पथ को बताता है। अब इन पांचों स्थितियों को हम लेते हैं, जिसमें सबसे पहली स्थिति हम लेते हैं स्थिति नंबर 1। इसमें b बराबर 0.5 और v बराबर 0 है। ऐसी स्थिति में केवल गुणक प्रभावी कार्य करता है, त्वरक कोई कार्य नहीं करता। अतः यह सैमुअलसन के चक्रहीन पथ को व्यक्त करता है, यानी कि यह साइकिल लेस पाथ को बताता है। यहाँ हम डायग्राम के रूप में देखें तो चित्र 1 में ओ एक्स अक्ष पर हमने समय को लिया है और ओ वाई अक्ष पर उत्पादन यानी कि आउटपुट को लिया गया है। और ये जो पथ बताया जा रहा है ये एक चक्रहीन पथ है, साइकिल लेस पथ को बताता है। तो ये स्थिति नंबर 1 को शो करता है। अब हम लेते हैं स्थिति नंबर 2। इसमें गुणक और त्वरक की अंतर्क्रिया होती है, जिसमें b बराबर 0.5 और v बराबर 1 लिया गया है। और ऐसा होने पर परिबंधित चक्रीय पथ की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्थितिक गुणक स्तर के आसपास उतरती चढ़ती है और धीरे धीरे जो है एक स्तर पर बैठ जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह जो पथ है वह परिबंधित चक्रीय पथ है, जिसमें प्रारंभ में उतार चढ़ाव में हमें तेजी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होकर एक स्तर पर बैठ जाता है। तो इसको हम परिबंधित चक्रीय पथ के रूप में या डैम्ड साइक्लिकल पाथ के रूप में जानते हैं। तीसरा हम लेते हैं स्थिति नंबर 3। इसके अंतर्गत b बराबर 0.5 और v बराबर 2 होने पर स्थिर विस्तार के साथ उतार चढ़ाव व्यापार चक्र को बताते हैं। स्थिर उतार चढ़ाव के व्यापार चक्र बताते हैं जो स्वयं के गुणक स्तर के इर्द गिर्द बार बार घूमता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो उतार चढ़ाव है वो स्थिर विस्तार के साथ उतार चढ़ाव है, यानी कि उनमें स्थिरता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ हो और बाद में कम हो गए हों या पहले कम हो और बाद में तेज़ हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें ये स्थिरता के साथ इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, स्थिर विस्तार के साथ इसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अब हम ले रहे हैं स्थिति 4।
जब b बराबर 0.6 है और v बराबर 2 है, यानी कि त्वरक का मूल्य 2 है, तो आय वृद्धि की विस्फोटात्मक चक्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र 4 में देख रहे हैं कि इसमें प्रारंभ में जो उतार चढ़ाव वो धीमे गति से हो रहा है, लेकिन बाद में ये तेज गति से उत्पन्न होने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे इसमें विस्फोटात्मक स्थिति आ जाती है, जो कि एक्सप्लोसिव साइकिल को बताते हैं। तो यह है स्थिति 4। अब हम लेते हैं स्थिति 5। स्थिति 5 में एमपीसी यानी कि बी का मतलब जो मूल्य है वो 0.8 और त्वरक का मूल्य 4 हो जाता है। तो आय का चक्रहीन विस्फोटात्मक ऊपर की ओर जाता हुआ पथ जो है इसका निर्माण होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यह चक्रहीन पथ है और ये ऊपर की ओर जाता हुआ है और एक विस्फोटात्मक स्थिति को बताता है। इस स्थिति में आय वृद्धि अंततः चक्रवृद्धि दर तक पहुंच जाती है। और ये स्थितियां जो हमने देखी, इनमें 3 स्थितियां, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3 और स्थिति नंबर 4, ये 4 स्थितियां अधिक देखने को मिलती है। लेकिन स्थिति नंबर जो 3 है वह भी अनुभव सिद्ध नहीं होती। अतः जो स्थिति नंबर 2 है और स्थिति नंबर 4 है वही अधिक जो है प्रचलन में मानी जाती है, या वही अधिक जो है उपयोगी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3 और स्थिति नंबर 4 ये चक्रीय प्रवृत्ति वाली है और उसमें भी तीसरी स्थिति अनुभव सिद्ध नहीं है। अतः केवल 2 ही स्थितियां, स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर 4 ये प्रायः महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब हम लेते हैं अप्रेजल ऑफ सैमुअल्सन्स मॉडल, यानी कि सैमुअल्सन मॉडल की समीक्षा। यद्यपि सैमुअल्सन ने गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया के आधार पर व्यापार चक्रों की व्याख्या का प्रयास किया है और उन्होंने ये सिद्ध भी किया कि अकेले गुणक या अकेले त्वरक की तुलना में ये दोनों मिलकर संयुक्त प्रभाव से आय में भारी चक्रीय उतार चढ़ावों को जन्म देते हैं। अतः इनका विश्लेषण स्थिरीकरण की नीति में भी उपयोगी है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि गुणक का मूल्य जितना अधिक होगा, चक्रहीन पथ की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और अगर त्वरक का मूल्य अधिक है तो विस्फोटात्मक चक्र यानी कि एक्सप्लोसिव साइकिल की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब कुछ इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, तो इसकी आलोचना क्रिटिसिज्म हम लेते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु यह है कि गुणक और त्वरक का मूल्य स्थिर नहीं रहता। जहां सैमुअल्सन ने आय के विभिन्न स्तरों पर गुणक और त्वरक के मूल्यों को स्थिर मान लिया है, वहां आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि आय के स्तर में परिवर्तन होता है तो साथ साथ गुणक और त्वरक के मूल्य में भी परिवर्तन होते हैं। अतः सैमुअल्सन की यह मान्यता कि गुणक और त्वरक का मूल्य स्थिर रहता है सही नहीं है। दूसरी बात यह कि प्रोफेसर सैमुअल्सन व्यापार चक्रों की अवधि का स्पष्ट विश्लेषण नहीं दे पाए। तीसरी आलोचना यह कहकर की जाती है कि सैमुअल्सन ने व्यापार चक्रों की व्याख्या अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तिहीनता की दशा मानकर की है, जबकि वास्तव में अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि की प्रक्रिया विद्यमान रहती है। चौथी आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि सैमुअल्सन व्यापार चक्र की अधिकतम व निम्नतम सीमाओं को नहीं बता पाए, उन सीमाओं की व्याख्या वो नहीं कर पाए। अतः इस बात को लेकर भी उनकी आलोचना की जाती है। तो हम देखते हैं कि सैमुअल्सन के सिद्धांत की ये आलोचनाएं की जाती है, लेकिन
फिर भी अगर हम देखें तो इन आलोचनाओं के बावजूद सैमुअलसन के व्यापार चक्र मॉडल का समष्टि अर्थशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्होंने गुणक व त्वरक की पारस्परिक क्रिया के आधार पर व्यापार चक्रों की व्याख्या का एक उत्तम प्रयास किया। तो हमारा ये टॉपिक, ये मॉडल यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।